हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन सीरीज के 14वें पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन सीरीज का 13वां पार्ट देखा था, जहां पे हम लोगों ने ग्रुप डी 2018 एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग 2018 ग्रुप डी के एग्जाम में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। आपका ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, उष्ण कटिबंधों पर, उपोष्ण कटिबंधों पर, और आपका चौथा ऑप्शन है ध्रुवों पर। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है? ज़्यादा होता है। मेरे मित्र, जब आप ध्रुव और भूमध्य रेखा की बात करते हो, ध्रुव और भूमध्य रेखा की बात करते हो, तो आप क्या कहते हो कि सर ध्रुव जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में पोल कहते हैं और भूमध्य रेखा को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन। भूमध्य का मतलब क्या हुआ कि भूमि को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। अगर आप पृथ्वी के शेप को देखेंगे तो पृथ्वी पूरी तरह से आपका गोल नहीं है, चपटा है। इसके बीचों बीच जो आपका एक रेखा जाता है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो आपका ऊपर में दिख रहा है इसको हम लोग पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि चूंकि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हम कहते हैं सर वो पृथ्वी के त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो आपका पोल है और यहाँ पे जो आपका भूमध्य रेखा है, तो पोल और भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या के बीच का अंतर होता है वो लगभग होता है 21 किलोमीटर का। कितना का अंतर होता है सर? 21 किलोमीटर का। और चूंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या पे निर्भर करती है, या आप यूं कह सकते हो कि दूरी पर निर्भर करती है, तो ध्रुव के पास जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होता है। और आपसे पूछा है कि वस्तु का भार क्या होगा, तो चूंकि भार इक्वल टू आप लोग पढ़ते हो mg, वस्तु का द्रव्यमान अगुना गुरुत्वीय त्वरण, और आप कह रहे हो कि सर पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी के ध्रुव पर भार भी क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। अब आप कह रहे हो कि सर पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर इक्वेटर लाइन पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है सर? मिनिमम होता है, कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भार भी क्या होगा सर? कम होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, आपका जो ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा पर, उष्ण कटिबंधों पर, उपोष्ण कटिबंधों पर और ध्रुवों पर, क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर ध्रुवों पर भार क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? आपसे ये पूछा गया है कि मनुष्य में जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो निम्न में से कौन सा काम करता है, या प्लेसेंटा का हमारे बॉडी में क्या उपयोग होता है? हमारे बॉडी में ऐसे इस एज तक तो नहीं रहता, लेकिन जब नवजात शिशु होता है तो उसके बॉडी से प्लेसेंटा को काट करके निकाला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है कि भ्रूणों से अपशिष्ट को बाहर निकालने और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये काम है पहला, या कह रहा है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये काम होगा, या फिर आपका ऑप्शन सी दिया है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, और फिर आपका ऑप्शन डी दिया है भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना। क्या होगा इसका आंसर? आपको ये बताना है। आप में से बहुत सारे प्लेसेंटा को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, वहाँ पे फिगर है, वही होता है प्लेसेंटा जो बच्चे के नाभि से कनेक्ट है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? गर्भनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको गर्भनाल बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि इसका काम क्या होता है। तो इस प्लेसेंटा का काम होता है माता के गर्भ में, माता के गर्भ में जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण होता है उसको क्या करना सर? पोषण प्रदान करना या रक्त प्रदान करना, ये भी आप कह सकते हैं। पोषण प्रदान करना और
रक्त प्रदान करना, साथ ही साथ उसके भ्रूण में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकालना। यही मेन वर्क होता है प्लेसेंटा का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में गर्भनाल बोलते हैं। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये भ्रूण क्या होता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। अच्छा, ये जाइगोट कब बनता है, ये जाइगोट कब बनता है, तो हम लोग कहते हैं कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होते हैं, दैट मीन्स निषेचित होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो वो आपका स्पर्म और ओवम, स्पर्म को हम लोग मेल गैमेट बोलते हैं, ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट बोलते हैं। तो स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं, और निषेचित होकर के क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, भ्रूण बना लेते हैं। और फिर इसी भ्रूण का धीरे धीरे मदर के गर्भ में, माता के गर्भ में क्या होता है, विकास होता है, और वही आपका नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपका जो गर्भनाल होता है इसका वर्क क्या होता है, तो माता के गर्भ में जो भ्रूण पल रहे होते हैं उसको पोषण प्रदान करना, रक्त प्रदान करना, साथ ही साथ उसके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालना। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, भ्रूणों से, जाइगोट से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ये मेन वर्क होता है किसका, प्लेसेंटा का, गर्भनाल का। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा गया है कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा लगाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लड में जो हम लोग शुगर का जांच करते हैं, जो किसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि उसका शुगर लेवल हाई हो गया। शुगर लेवल का जो वृद्धि होता है ब्लड में, इसमें हम लोग किसकी कोशिकाओं को टेस्ट करके पता लगाते हैं कि फलना को डायबिटीज़ हो गया और चिलना को डायबिटीज़ हो गया। तो आप कहेंगे अग्नाशय। क्या कहेंगे, अग्नाशय। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय को क्या कहते हैं सर, इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये पेनक्रियाज जो है ये एंजाइम भी बनाता है। क्या बनाता है सर, एंजाइम भी बनाता है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। साथ ही साथ इंसुलिन और ग्लूकेगोन का निर्माण करता है। ग्लूकेगोन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो जब किसी के बॉडी में शुगर लेवल की जांच करी जाती है तो किसके कोशिकाओं से जांच करा जाता है, तो पेनक्रियाज के जो सेल होते हैं, अग्नाशय के जो सेल होते हैं, उसकी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है, तो आप कहेंगे पेनक्रियाज की कोशिकाओं के द्वारा चलता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कि आपका अगला ऑप्शन है सर बी, पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पित्ताशय को हम लोग गोल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर। अच्छा देखिए कि ये जो पित्ताशय है, आपको यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट लग रहा है क्या कि इसमें पित्त से कुछ न कुछ कनेक्शन होगा। जी हाँ सर, इस पित्ताशय में क्या होता है, पित्तरस स्टोर होता है। पित्तरस क्या होता है, स्टोर होता है, जमा होता है। अच्छा ध्यान में दीजिएगा कि पित्त को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइल। और रस का मतलब हुआ जूस। तो आपको कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिलता है कि बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होती है, गोल ब्लैडर में स्टोर होती है। कहाँ पे सर, गोल ब्लैडर में। कई बार आपसे आपके एग्जाम में ये चीज़ भी पूछा जाता है। आप सबों के मन में एक सवाल आएगा कि ये बाइल जूस कहाँ से सेक्रेट होती है सर, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कहाँ से, यकृत से, जिसको हम लोग हिंदी में जिगर के नाम से भी जानते हैं। अभी जिगर के टुकड़ा मत समझ लेना, वो वाला जिगर मत समझना। यकृत, ये जिगर भी इसको हम लोग बोलते हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग कलेजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेजा। प्योर हिंदी में, प्योर देहाती भाषा कलेजा बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसको हम लोग लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यकृत को आपके बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि का भी खिताब पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी ग्रंथि,
तो आपसे कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? यकृत। क्या कहेंगे सर? यकृत। यकृत क्या करता है? तो बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? तो सर पित्ताशय में स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। पेनक्रियाज सर इसका काम क्या होता है? तो एंजाइम का निर्माण करना, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या करे सर? पचाता है। और इंसुलिन और ग्लूकेगोन का क्या करती है सर? निर्माण करती है। अब आपके नेक्स्ट ऑप्शन में है सर गुर्दा, किडनी। आप सभी समझ रहे होंगे गुर्दा किडनी का क्या काम होता है। तो पहला चीज आप ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक मानव में एक जोड़ा गुर्दा होता है, मतलब 2 गो किडनी होता है। कितना सर? 2 गो किडनी होता है, एक जोड़ा गुर्दा होता है। ठीक है सर। और इसका मुख्य काम क्या है? तो ये खून को साफ रखता है। खून को क्या करता है? साफ रखता है। और साथ ही साथ आपके शरीर में जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, जो विषाक्त तत्व होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालता है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका मैथ का सवाल दे दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो 4 को कैंसिल करेंगे सर। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव का उदाहरण होगा, तो 2 × 5 मैथ वाले सर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांस्टेंट धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है। इसको हम लोग कांस्टेंट मेटल बोलते हैं, जो क्या होता है सर? मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु इसको हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट एलॉय बोलते हैं। और ये जो होता है सर, ये कॉपर और निकेल इस दोनों का मिश्रण होता है। कॉपर और निकेल इस दोनों का मिश्रण होता है। तो इसमें जो कॉपर का परसेंटेज होता है वो होता है सर 55%। कितना होता है? 55%। और निकेल जो होता है सर वो होता है 45%। तो आपसे जो क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि कांस्टेंट धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, किसको किसको मिश्रित करके बनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर कॉपर और निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रेखा सिक्का, गलत है, रखा सिक्का होगा, उस पर रखा सिक्का गिलास पे गिर जाता है। इसमें न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है? आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जड़त्व का नियम, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मेरे मित्र, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये आपका कोई ग्लास है और इस ग्लास के ऊपर में कोई पोस्ट कार्ड रखा हुआ है और इसी पोस्ट कार्ड के ऊपर में आपका सिक्का रखा गया है। इसी पोस्ट कार्ड के ऊपर में क्या रखा गया है सर? सिक्का रखा गया है। और आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब इस पोस्ट कार्ड को धक्का दिया जाता है तो सिक्का आपका ग्लास में सीधे गिर जाता है। किस नियम के अंतर्गत ऐसा कारनामा हो रहा है, आपको ये बताना है। मेरे मित्र, आप सभी पढ़े होंगे अपने प्राइमरी सेक्शन में जड़त्व के नियम को, लॉ ऑफ इनर्शिया को, लॉ ऑफ इनर्शिया को। सर लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ध्यान दीजिएगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहता है, और अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। ठीक उसी तरह आप इस एग्जाम्पल को अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सर हम इस पोस्ट कार्ड पर अपनी उंगली से हिट कर रहे हैं, तो आप पोस्ट कार्ड पे असंतुलित बल लगा रहे हैं, जिसके चलते आपका पोस्ट कार्ड क्या हो जा रहा है सर? आगे बढ़ जा रहा है। और जब वो आगे बढ़ जा रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जगह इसका खाली हो जा रहा है, जबकि सिक्का चाह रहा है कि हम विराम में ही बने, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे कुछ है नहीं, वो सीधे क्या होता है आपका गिलास में फॉल कर जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, इसमें न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है? तो आप क्या कहेंगे सर? जड़त्व का नियम कार्य करता है। कौन सा नियम कार्य करता है सर? जड़त्व का नियम। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में एक और मिस्टेक है। ये ऐसा मैंने टाइपिंग में मिस्टेक नहीं करा है, ऐसा रेलवे वालों ने मिस्टेक करा है। क्योंकि जो जड़त्व का नियम है ना, ये न्यूटन के द्वारा नहीं दिया गया था, ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए। लेकिन जब ये पोस्ट कार्ड वाला एग्जाम्पल है तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि ये तो जड़त्व के नियम को ही व्याख्या कर रहा है, जब गैलीलियो ने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके बताया था तब। और हाँ, ध्यान में रखिएगा कि जड़त्व के नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का पहला गति नियम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? न्यूटन का पहला गति नियम। तो कुछ बुक्स और कुछ बोर्ड न्यूटन के पहला गति नियम को जड़त्व के नियम से जोड़ देते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के पहले गति नियम से किस चीज़ की परिभाषा मिलती है? तो आप कहेंगे बल की परिभाषा मिलती है। द्वितीय गति नियम से क्या मिलती है? तो सर बल के लिए व्यंजक मिलती है। और तृतीय गति नियम से क्या मिलती है सर? तो हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत को प्रूफ करने में मदद मिलती है। चलिए, आपका जो अगला ऑप्शन है, तो अगले ऑप्शन पे जाने से पहले आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग होता है वो क्या होता है? संरक्षित रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का क्या होता है? सीधे कहेंगे आप 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए घोल का उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर मधुमक्खी जब काटता है, मधुमक्खी जब काटता है तो ये कौन सा एसिड रिलीज करता है? तो आप कहेंगे सर फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है, फॉर्मिक अम्ल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है सर? फॉर्मिक अम्ल रिलीज करता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब भी आपको मधुमक्खी काटता है तो आपको बहुत तेज जलन होती है। आप उस तेज जलन में क्या करते हो कि घर में जो रखा हुआ बेकिंग सोडा होता है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, घर में जो रखा हुआ बेकिंग सोडा होता है उसको आप, उसका घोल आप उस कटे हुए मधुमक्खी के कटे हुए जगह पे आप लगा देते हो तो आपको दर्द से क्या मिल जाती है सर? राहत मिल जाती है, आराम मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मिक अम्ल है तो ये अम्लीय नेचर का है, और ये जो बेकिंग सोडा होगा ये क्या होगा सर? क्षारीय नेचर का होगा। तो अम्ल और क्षार जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को दर्द से क्या मिल जाती है? रिलीफ मिल जाती है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए घोल का उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी आपके एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। तो NaHCO3 हम लोग इसको कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaHCO3। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। आप सभी कहेंगे जब आप ये बता रहे हैं कि मधुमक्खी के काटने से फॉर्मिक अम्ल रिलीज होता है, तो हमारे ऑप्शन में जो नींबू का रस है उसमें कौन सा एसिड होगा? तो ध्यान में रखेंगे साइट्रिक एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा सर? तो साइट्रिक एसिड होगा। नेक्स्ट आप कहेंगे दूध में कौन सा एसिड होगा? आप सबों को पता है लैक्टिक एसिड। और दूध की शुद्धता की माप हम लोग किससे करते हैं? तो लैक्टिक से ही आप याद रख लेंगे, लैक्टोमीटर का। ठीक है, अगर आपसे दही में भी पूछ दिया जाए तो दही में भी आप क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड ही। साथ ही साथ आपका पूछा जा रहा है सिरका, तो आपको मालूम ही है कि 5 से 8% एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है?
क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार इक्वल टू डैश गुना इसकी पृथ्वी पर भार। अभी बताए हैं क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/6 गुना पृथ्वी का भार। तो मतलब आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 11, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि परिपथ आपका यहाँ पे है, तो आप एक चीज़ को बस ध्यान में रखिएगा जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले, क्या कि किसी भी परिपथ में जो विद्युत धारा का कन्वेंशनल फ्लो होता है, परंपरागत फ्लो होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हमेशा विद्युत धारा के अपोजिट होता है। क्या होता है, विद्युत धारा के अपोजिट होता है, मतलब वामावर्त में होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे मित्र कि दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है, तो आप कहेंगे सर परंपरागत धारा तो कहती है पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपोजिटली मूव करती है, मतलब वामावर्त मूव करती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा है, बहुत ही मज़ेदार सा सवाल, और ध्यान में रखिएगा कि इस सवाल को आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब आप टिश्यू पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये छोटे छोटे वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको मिलेंगे। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए, मतलब क्या कि उत्तकों में अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में, मतलब क्या होता है, एक होता है सघन और एक होता है विरल, तो जिसकी घनत्व कम होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे पेरेन्काइमा। क्या कहेंगे, पेरेन्काइमा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि आपके जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा, ये आखिर है क्या। तो मेरे मित्र ये सभी पादप उत्तक हैं, प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसको हम लोग विभोज्योतक उत्तक कहते हैं, और एक होता है परमानेंट टिश्यू जिसको हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है ये 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरे मित्र सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन सा होता है, आपका स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा। और जो आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, उसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर हमारे इस क्वेश्चन में फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, मतलब कि जटिल अस्थायी उत्तक है, जबकि आपका जो है स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा वास्तव में क्या है, तो ये सब सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, मतलब क्या कि साधारण अस्थायी उत्तक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान सा सवाल। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने पीछे के किसी वीडियो में बताया था कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। अब आप कहिएगा कि सर ऐसे वाला जब क्वेश्चन आएगा तो हमको लग रहा है कि पूरा मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन सबका गुण याद रखना होगा ना भैया। यह खातिर तो पीरियोडिक टेबल बनाया गया, आवर्त सारणी बनाया गया। काहे कि कोनो एगो वर्ग के प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए, अब उस वर्ग में, उस समूह में जितने और एलिमेंट होंगे सबका गुण क्या होगा, समान होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये बनेगा भी कैसे, तो सर पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट से ही बनेगा। आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। यहाँ पे रासायनिक युक्त लिख दिया गया है, तो रासायनिक युक्त को काट करके क्वेश्चन में से युक्त को काट करके गुण लिख लेंगे।
क्या लिख लेंगे, गुण लिख लेंगे। कि आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो मेरे मित्र, इन सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसके समान पूछा जा रहा है उसका परमाणु संख्या आपको याद रहना जरूरी है। आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद रख लीजिए ना, इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम के समान रासायनिक गुण होगा, तो मेरे मित्र मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है सर, 12 होता है। अच्छा, किसी भी तत्व का जो संयोजकता होता है वो उसके वर्ग, आवर्त सारणी में उसके वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कहेंगे कि सर मैग्नीशियम का जो संयोजकता होता है वो होता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जो है ये किस वर्ग का सदस्य है, तो सर ये वर्ग 2 का सदस्य है। क्या है सर, वर्ग 2 का सदस्य है। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया है 19 और फिर जो आपका 13 है, 11 है और 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी न किसी परमाणु की संख्या है। आपका जो पोटेशियम है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 19। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है सर, 13 होता है। उसके बाद आपका क्या है सर, 11 है। 11 किसका होता है, तो आप कहेंगे सर नियोन क्या होता है हमारा, 10 होता है। और जो हमारा सोडियम होता है वो होता है 11। तो सर सोडियम का जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 11 है। और जो यहाँ पे बेरिलियम है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो आप इस सब में से निकाल लीजिए कि किसका वैलेंसी 2 होता है। तो आप कहेंगे सर पोटेशियम का निकालेंगे तो 2, 8 और फिर कितना रह जाएगा सर, ये इसमें चला जाएगा 2, 8, 8 और 1, मतलब क्या 8 2 10 और 8 18 और 1 आपका कितना हो गया सर, 19। मतलब क्या कि K प्लस चार्ज बनाता है। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है सर, 1 होती है। आपका एल्युमिनियम है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। सोडियम है, इसकी संयोजकता कितनी होती है सर, 1 होती है। बेरिलियम है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो आप कहते हैं सर 2 होती है। तो आपको मैंने बताया कि जिस किसी का भी संयोजकता 2 होगा, जिस किसी का भी संयोजकता 2 होगा वो किसके समान होगा, मैग्नीशियम के रासायनिक गुण के जैसा होगा। क्यों होगा, रीजन ये है कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है आवर्त सारणी में उसके वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। और आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन सब का रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। तो मैग्नीशियम की जो संयोजकता है वो 2 है और बेरिलियम की जो संयोजकता है वो 2 है। मतलब ये हुआ कि दोनों वर्ग 2 में पाए जाएंगे, इसीलिए इसका रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा। और इसी बहाने आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी प्रश्न थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस प्रकार का प्रश्न अगर आपसे दोबारा कहीं पे पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे पाएंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई चाहते हैं साइंस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करें, साइंस के तीनों सब्जेक्ट को, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी और बायोलॉजी को भी, और उसमें भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के साथ ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक लाइव सेशन में। और हाँ, इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा, इस तरह के जो एग्ज़ाम रिलेवेंट वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।